तो डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी की महासंग्राम रिवीजन वीडियो होने वाली। जो भी बीए फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्राएं हों, अगर उनका सब्जेक्ट हिंदी है और उनके हिंदी के फर्स्ट पेपर, यानी कि आप सभी को मालूम है कि फिफ्थ सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, ठीक है। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी के 2 पेपर होंगे, प्रथम पेपर द्वितीय पेपर, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर से जुड़े यानी प्रथम पेपर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे और प्रूफ के तौर पर देख लीजिए। बीए फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी है, प्रथम पेपर है और प्रथम पेपर जो है यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है। इसका जो नाम है वो ध्यान से सुन लीजिएगा, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ये है प्रश्न पत्र का नाम, यानी क्वेश्चन पेपर का नाम। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है अपने हिसाब से। जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए बार बार आ रहे हैं, उसके हिसाब से पहले मैं आपको एक मॉडल पेपर प्रस्तुत करूंगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे, ठीक। वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर लिखा काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक सूत्र है, स्पष्ट कीजिए। काव्य हेतु से जुड़े कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो इसलिए काव्य हेतु से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ, तो इस बार भी फंस सकता है, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी इन सभी का उत्तर कहाँ पर मिले, कैसे मिलेगा, वो भी हम आपको बता देंगे। फिर हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन पहले महत्वपूर्ण और ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है कि अलंकार की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 शब्द अलंकारों के नाम लिखिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला कि यमक अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए। यमक अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार का उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। जो आप लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ते आते हैं, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है अलंकार के बारे में। अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन है, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन्हीं 2 शब्द अलंकारों के नाम लिखिए, ठीक है। वक्रयुक्त के कितने भेद होते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कई बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, 2-4 वर्षों से लगातार आ रहे हैं, ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगला कि इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। इलियट फ्रीडा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, अब जरूरी नहीं कि यही आ जाए, लेकिन कोई ना कोई जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि I.A. रिचर्ड्स ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। तो I.A. रिचर्ड्स से जुड़े कई सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, रिचर्ड से जुड़े, तो ध्यान रखेंगे। एक तो रिचर्ड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके बारे में बताना है, और दूसरा रिचर्ड ने मन को क्या कहा है, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रहे 10 अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में से आएंगे। उसके बाद आ जाएगा लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय में आपको पहला प्रश्न है कि अरस्तु का विरेचन सिद्धांत बताइए, ठीक है। तो अरस्तु से जुड़े क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कम से कम 2 तो पक्का आएंगे ही आएंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपके हिंदी फर्स्ट पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा संबंधी मान्यताएं बताइए, ठीक है। वर्ड्सवर्थ भी एक प्रमुख हिंदी के विद्वान हैं, आप कह सकते हैं कि कवि हैं, ठीक है, लेखक हैं, विद्वान हैं। तो इनके काव्य भाषा संबंधी क्या मान्यताएं रही उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि अभिजात्यवाद संबंधी विचारकों पर टिप्पणी लिखी। जो अभिजात्यवाद संबंधी जो विचारक है, विद्वान है, वो कौन कौन से, उनके बारे में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि वीर रस को उदाहरण से समझाइए, वीर रस को उदाहरण से प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, तो भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि प्रासंगिक कथा वस्तु के कितने भेद होते हैं। ये हमेशा रिपीट नहीं हुआ, कभी कभी आया है, ठीक है। तो इस तरह के आपको आपकी परीक्षा में लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर आ जाएंगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनको आप लोग विस्तृत उत्तरीय बोलते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें का कि भारतीय साहित्य प्राप्त के अनुसार काव्य प्रयोजन की विवेचना कीजिए। रामबाण प्रश्न है, नोट कर लीजिए, 100% फंस जाएगा, नोट करिए, बाद में मत बोलिए कि बताया नहीं, 100% वाला क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की काव्य को परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप पर सम्यक प्रकाश डालिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामबाण उम्मीद पूरी की काव्य की परिभाषा और उसके स्वरूप के बारे में प्रश्न आएगा ही आएगा, नोट करिए, इसको भी तुरंत नोट करिए, गारंटी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्यशास्त्र में अलंकार सिद्धांत विषय पर टिप्पणी लिखी, ठीक है। तो भारतीय काव्यशास्त्र में अलंकार के बारे में कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये भी आप सभी के लिए 90% महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ आपको परीक्षा में मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। इसमें से वो क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं इस मॉडल पेपर में, ये जो आपको बताया है, ये पिछले वर्षों में कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी अब ये समाप्त होता मॉडल पेपर, अब हम आपको क्वेश्चन आंसर की ओर ले चलते हैं, जो आप सभी के लिए मैंने तैयार किया है। तो आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है कि नाटक मतलब कि प्रश्न का मतलब कि क्वेश्चन आंसर वाला में, हालांकि क्वेश्चन तो मैं आपको ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर उत्तर नहीं थे, यहाँ पर आपको उत्तर भी मिलेंगे। तो नाटक जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके हिंदी के फर्स्ट सेमेस्टर में नाटक से संबंधित कम से कम की बात कर रहा हूँ तो 2-3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं।
उत्तर लिखेंगे कि भारतीय आचार्यों ने यानी कि प्रमुख विद्वानों ने जो हिंदी के हैं, उन्होंने रूपक के भेदों में नाटक को सर्वप्रथम एवं सर्वोच्च स्थान दिया है, इसलिए इसे सभी रूपकों की प्रकृति कहा जाता है। नाटक की उत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है अवस्था विशेष का अनुकरण। अवस्था विशेष का अनुकरण है। आंशिक वाचिक सात्विक एवं आहार्य अभिनय के द्वारा दुष्यंत राम आदि पात्रों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना ही अनुकरण है। यानी कि बहुत सारे अलग अलग जो पात्र हैं, अलग अलग जो रोल हैं, ठीक है, उनको स्थापित कर लेना ही अनुकरण है। अर्थात अनुकरणीय पात्रों के भावों को वहन कर तदनुकूल अंग संचालन की प्रक्रिया को नाट्य या नाटक कहते हैं। नाट्य दृश्य काव्य है, मतलब कि दिखने वाला एक काव्य रचना है, ठीक है, जिसको आंखों के द्वारा देखा जाता है और जिसका जो प्रदर्शन है अभिनय द्वारा, यानी कि अलग अलग जो रंग रूप और अलग अलग सज के संवर के, ठीक है, अभिनय द्वारा होता है। इसलिए इसका प्रभाव साहित्य की अन्य विधाओं से अधिक पड़ता है, क्योंकि ये दिखता है और बाकायदा आंखों से अगर कोई चीज़ दिखेगी तो वो अच्छे समझ में आएगी। अगर कोई चीज़ दिखेगी नहीं, ऐसे बताया जाएगा तो वो कम समझ में आएगी लेकिन कम आएगी। लेकिन कोई चीज़ दिखा के बताई जाए तो अच्छे समझ में आती है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये है, अन्य विधाओं में ये बहुत ही इम्पैक्ट डालता है। और इसके साथ वे नाटक जनसाधारण संबंध विधा है जिनमें या फिर इनमें लोक रंजन का लोकहित की भावना निहित है। नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि लिखते हैं कि नाटक का प्रयोग वह है जिसमें किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक या कल्पित कथा के आधार पर नाट्यकार द्वारा उचित रूप से नाट्य प्रयोक्ता द्वारा प्रशिक्षित नट रंगमंच पर अभिनय द्वारा संगीत की सहायता से दर्शकों को रस उत्पन्न करने हेतु उनका मनोविनोद करती है, ठीक है, और जिससे उन पे एक इम्पैक्ट जाता है कि हाँ ये जो है वो कहीं ना कहीं एक अभिनय के द्वारा रंगमंच के द्वारा प्रस्तुत एक कोई नाटक है, ठीक है। तो सिंपल सा नाटक के बारे में लिखेंगे कि नाटक की उत्पत्ति जो है वो नट धातु से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ अवस्था विशेष का अनुकरण करना होता है। ओके, क्लियर। उसके बाद लिखेंगे नाटक हिंदी की एक विधा है, ठीक है, और ये जो विधा है अन्य विधाओं की तुलना में इसका प्रभाव या फिर इम्पैक्ट जो है वो अधिक पड़ता है, क्योंकि इसमें अलग अलग रोल यानी कि अलग अलग जो आप लोगों को अलग अलग रोल, जिनको आप लोग बोलते हैं कि पात्र दिए जाते हैं, ठीक, अलग अलग पात्र, अलग अलग रोल या फिर पात्र एक ही चीज़ है, ठीक है। इंग्लिश में रोल बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में पात्र बोलते हैं। अलग अलग पात्रों के द्वारा अलग अलग अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और जो नाटक है ये जो है वो मन को हर लेता है। जैसे कि आपने मूवी देखी होंगी या फिर कोई भी नाटक आपने देखा होगा, नौटंकी जब होती है तो उसमें क्या हो, नाटक ही तो होता, मूवी एक नाटक ही तो है, ठीक है। नाटक करते हैं अलग अलग, कोई इसमें हीरो रहता, कोई विलन रहता, कोई एक्ट्रेस रहती है और अन्य भी पुलिस रहता है और भी बहुत सारे अलग अलग पात्र रहते हैं। तो नाटक ही है ना कहीं वो अलग अलग रूप के द्वारा, अलग अलग कपड़ों के द्वारा, अलग अलग मतलब कि मेकअप के द्वारा प्रस्तुत होते हैं वो लोग, और लास्ट में वो नाटक समाप्त होता है, ठीक है। तो कुल मिला के नाटक जो है वो एक प्रकार का आप लोगों के मन को हरने वाली एक दृश्य काव्य है, यानी कि जो आंखों से दिखती है, ठीक है। तो इस प्रकार नाटक के बारे में आप बना के चाहे इतना लिख दीजिए, और ये प्रश्न गारंटी वाला आएगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम दिया हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नाट्य शास्त्र का रचना काल बताइए, ठीक है, अगला प्रश्न है। तो नाट्य शास्त्र जो एक रचना है यानी कि धर्म ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र क्या है, एक धर्म ग्रंथ है और इसके रचनाकार रचयिता जो हैं भरत मुनि जी हैं, ठीक है। तो इसके रचना काल के बारे में बताइए कब लिखी गई थी, ठीक है, उसके बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे आप अगर प्रश्न आता तो उत्तर लिखेंगे इसका, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार यानी कि नाट्य शास्त्र जो एक धर्म ग्रंथ है, इसको रचने वाले भरत मुनि के व्यक्तित्व के समान ही नाट्य शास्त्र की रचना काल के विषय में भी विद्वानों ने गहन अन्वेषण किया है, लेकिन इतने गहन अन्वेषण व खोज के पश्चात भी नाट्य शास्त्र की रचना काल के संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो पाता है या पाया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है जैसे कि भरत मुनि का जन्म जो है बहुत ही पहले हुआ था, ठीक है, बहुत ही पहले हुआ था। उस समय के बारे में कोई जानता नहीं, ना तो कोई विद्वान, ना तो कोई भी जानता नहीं, ठीक है। सभी विद्वान, सभी जो कवि हैं, लेखक अनुमान लगाते कि हाँ इनका जन्म इतने सन में या फिर इतने ईसा पूर्व में हुआ होगा, ठीक।
ठीक है। उसी तरह इनकी जो रचना है भरत मुनि जी की, नाट्यशास्त्र एक धर्म ग्रंथ है, इसकी भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है क्लियर किट की इसी की डेट में इसकी रचना हुई है, ठीक है। तो इसके भी बहुत सारे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। वही चीज़ बताया गया, यहाँ पर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं हो पाया है और विभिन्न विद्वानों द्वारा नाट्यशास्त्र का रचना काल ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी तक स्वीकार किया गया, लेकिन यह भी पूर्णतः भ्रमित करने वाला तथा असंतोषजनक रहा है। मतलब कि पूर्णतः गारंटी नहीं किसी, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो बर्थ है, जन्मदिन है, आप तो जानते होंगे किस गांव में हुआ, आपके माता पिता तो आपको बता ही देंगे और सन भी आपको पता चल जाएगा, ये के आधार पर लिखा रहेगा। लेकिन क्या ये तो आपको स्पष्ट हो गया, लेकिन इनके जो रचना है या फिर इनकी जो जन्म के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं, क्योंकि तब कोई रहा ही नहीं होगा, रहा होगा लेकिन उस समय के लोगों में इतना ध्यान नहीं कि ये कहीं पर लिख दें कि इस समय इनका जन्म हुआ था, इस समय इन्होंने रचनाएं रची, ठीक है। तो उसके बाद इसमें है कि यद्यपि भारतीय विद्वानों द्वारा इसका बिना सोचे समझे अनुकरण किया गया है, कुछ विद्वानों ने इस ग्रंथ का रचना काल ईसा पूर्व के जन्म के, जब उनका जन्म हुआ तो उसके ईसा पूर्व के 100 और 200 वर्ष पहले या बाद का बताया गया, मतलब कि जब ईसा पूर्व का जन्म हुआ, ठीक है, तो उससे 100-200 वर्ष पहले या बाद का बताया गया। परंतु सत्य तो यह है कि इस महान ग्रंथ की विषय वस्तु की वैदिक काल से ही चली आ रही। पुराणों तथा अन्य ग्रंथों से ज्ञात होता है कि भारत में इस ग्रंथ से संबंधित विषय वस्तु का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होता है, जैसे रामायण, महाभारत एवं पतंजलि आदि। इनसे प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ईसा के कई 100 वर्ष पूर्व ही नाट्यशास्त्र की रचना हो चुकी थी, यानी कि रामायण और महाभारत से भी पहले इसकी रचना हुई थी, क्योंकि उस रामायण और महाभारत में इसका जिक्र किया गया। तो सिंपल सी बात है, जिस चीज़ का जिक्र किया जाएगा वो पहले ही कभी ना कभी उसकी रचना की गई होगी, तभी उसका जिक्र हो रहा, तो ये इन सबसे पुराना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि नाट्यशास्त्र की विषय वस्तु के आधार पर ही इस ग्रंथ के प्राचीन ऐतिहासिक होने का बोध होता है। इस ग्रंथ में मात्र 4 अलंकारों उपमा, रूपक, दीपक, यमक का वर्णन किया गया है, जबकि भामादंडी के समय से लेकर 6वीं शताब्दी तक इसका विकास सैने होता रहा है और इनकी संख्या 40 तक पहुंच गई। इससे ये भी कह सकते हैं कि नाट्यशास्त्र एक प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है, धर्म ग्रंथ के बाद प्राचीनतम ग्रंथ। तो इस प्रकार इसके रचना काल के बारे में परिचय और जो अनुमान लगाएं उसके बारे में लिखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है, आगे आपके इन फ्यूचर में भी अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते तो उस पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन ऐड हो सकता है कि नाट्यशास्त्र के कुल कितने अध्याय हैं, तो आप सिंपल से लिख देंगे कि आचार्य एक अभिनव गुप्त हैं, इनके अनुसार नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं, ये इन्होंने माना है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें मानी है, लेकिन जो ज़्यादा पुष्टि हुई है वो अभिनव गुप्त के अनुसार हुई है। इन्होंने कहा कि नाट्यशास्त्र जो एक ग्रंथ है प्राचीनतम, इसमें 36 अध्याय हैं और जिसमें कुल 4426 श्लोक एवं कुछ अंश गद्य के भी हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि काव्य भाषा सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि काव्य का मतलब कोई भी कविता या फिर रचना, उसकी भाषा जो होती है, ठीक है, यानी कि काव्य यानी रचना की भाषा का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि कोलेरिज द्वारा वर्ड्सवर्थ ने या फिर वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की आलोचना अत्यंत सूक्ष्म तथा गहरी है, यानी कि कोलेरिज द्वारा वर्ड्सवर्थ जो एक प्रमुख विद्वान है, इनकी जो काव्य यानी रचना है, रचना की जो भाषा है, इसकी सिद्धांत की जो आलोचना है वो बहुत ही छोटी है और बहुत ही गहरी है। कोलेरिज की इस आलोचना का महत्व थोड़ा कम रहा है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित अमुक से पहले कोलेरिज सहमत थे तथा वे पुस्तक के संकलन में सहायक थे। साथ ही यह भी ध्यान रखने योग्य है कि वर्ड्सवर्थ जो कि एक विद्वान है, इन्होंने काव्य पुस्तक का संकलन आलोचना के उद्देश्य से नहीं किया था और न ही वह आलोचक रूप में प्रसिद्ध थे। हालांकि उन्होंने कवियों की मान्यताओं को एक सिरे से नकार दिया। यद्यपि काव्य भाषा सिद्धांत की खूब आलोचना हुई है, परंतु इसके आधार पर वर्ड्सवर्थ द्वारा कवियों की कृत्रिमता, बनावटीपन तथा आडंबरपूर्ण भाषा का बहिष्कार किया गया है। सिर्फ बहिष्कार ही नहीं, उनके द्वारा एक नवीन दृष्टि प्रस्तुत की गई है। इसने काव्य रचना में जनसाधारण के भावों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया। बाद के कवियों को इससे बहुत सहायता मिली, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कुछ सेंटेंस हैं वो जब तक आप 3 से 4 बार इसका उत्तर नहीं पढ़ेंगे आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। इसलिए निवेदन है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर 3-4 बार पढ़ लेंगे तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, ओके।
अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य विद्वानों के नाम बताइए। ठीक है, तो स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य विद्वानों की श्रेणी में आ जाएंगे कोलेरिज विद्वान है, दूसरे शैली हैं, तीसरे कीट्स हैं। ठीक है, ये कुछ विद्वान हैं जो स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य विद्वान है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ सकता है कि किन्हीं दो प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक के नाम लिखिए। तो वहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर नामवर सिंह और दूसरे लिखेंगे डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव जी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ठीक है, संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका जन्म फ्रांस में हुआ। हालांकि क्वेश्चन उम्मीद बहुत कम आने की है। अगला क्वेश्चन है कि आचित्य के प्रमुख भेद कितने हैं, नाम लिखिए। तो आचित्य के प्रमुख भेद आपको इस प्रकार हैं जो निम्नवत हैं यहाँ पर। तो पद है, वाक्य है, प्रबंध है, गुण है, अलंकार है, रस है, क्रिया है, कारक है, लिंग है, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सारस ग्रह, ठीक है, सारंश ग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, अफीस के अचित्त संयोजन रूप। ये कुछ प्रमुख भेद हैं जिनको ध्यान रखेंगे किसके, अचित्त के। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि दो मनोविश्लेषणवादी चिंतकों का नाम लिखिए या फिर नाम बताइए। तो उत्तर लिखेंगे सिगमंड फ्रायड और दूसरे युंग हैं। ये मनोविश्लेषणवादी चिंतक हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य के हेतु पर प्रकाश डालिए। काव्य हेतु क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तर लिखेंगे सफल काव्य रचना हेतु प्रतिभा का एक अनिवार्य प्रेरक तत्व है। इसी प्रेरक तत्व के कारण यह हेतु कहा जाता है। काव्य शास्त्रियों ने प्रतिभा के अतिरिक्त कतिपय अन्य भेद बताए हैं जो प्रस्तुत हैं। पहला है दांडी, जिसमें आ जाएगा नैसर्गिकी प्रतिभा, और दूसरा आ जाएगा निर्मल शास्त्र ज्ञान, और तीसरा आ जाएगा अमंद अभ्यास। ठीक है, और दूसरे रुद्रट एवं कुंतक के अंतर्गत आ जाएगा शक्ति, ठीक है, व्युत्पत्ति और अभ्यास, और तीसरा जो है वो वामन इसके अंतर्गत आ जाएगा लोक व्यवहार ज्ञान, विद्या और ठीक है प्रकीर्ण। तो ये कुछ प्रमुख इसके अन्य भेद है जिनको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मन के 3 स्तर बताइए। तो मन के 3 स्तर की बात करें तो फ्रायड एक प्रमुख विद्वान है, इन्होंने मन के 3 स्तर बताए हैं, जो कि पहला है चेतन, दूसरा है अचेतन मन, तीसरा है अर्धचेतन मन। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आपको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए। तो ध्वनि के 2 प्रकार होते हैं। पहला है अभिधामूला ध्वनि, दूसरा है लक्षणामूला ध्वनि। ठीक है, तो ये ध्वनि के प्रकार हैं और इनके नाम प्रस्तुत ध्यान रखेंगे। अगला कि अरस्तु जो कि प्रमुख विद्वान है, अरस्तु के काव्य संबंधी 2 प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो 2 इनके प्रमुख सिद्धांत है अरस्तु विद्वान के। पहला अनुकरण का सिद्धांत और दूसरा है विरेचन सिद्धांत, जो कि आपके ये प्रश्न अति लघुत्तर, लघुत्तर, दीर्घोत्तर किसी में भी पूछा जा सकता है कि अनुकरण और विरेचन सिद्धांत के बारे में। फिर अरस्तु के 2 सिद्धांत बताइए, जो कि एक रामबाण प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि I.A. रिचर्ड्स के 3 ग्रंथों का नाम लिखिए। तो I.A. रिचर्ड्स जो कि एक प्रमुख विद्वान है और हिंदी के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा है। तो इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं और वो ग्रंथ किस सन में पब्लिश हुए हैं वो भी यहाँ पर प्रस्तुत है। तो पहला है दी फाउंडेशन ऑफ, ठीक है, स्पेटिक्स, जो कि सन 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा है द या फिर दी मीनिंग ऑफ मीनिंग, सन 1923 में प्रकाशित हुआ। तीसरा है दी पीपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म, जो सन 1924 में हुआ। ठीक है, तो ये कुछ इनके प्रमुख ग्रंथ के नाम हैं और ये कब प्रकाशित हुए उसका सन भी है। अगला प्रश्न है कि I.A. रिचर्ड्स ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो I.A. रिचर्ड्स ने मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि I.A. रिचर्ड्स के मूल सिद्धांत के बारे में लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि रिचर्ड्स ने मन को क्या कहा है। तो रिचर्ड्स ने मन को आवेगों का तंत्र कहा है, ध्यान रखेंगे, क्या कहा है, आवेगों का तंत्र। उसके बाद अगला प्रश्न है कि I.A. रिचर्ड्स ने काव्य के कितने भेद बताए हैं। तो इन्होंने 2 भेद बताए हैं, पहला अपवर्ती कविता और दूसरा है अंतर्वेशी कविता। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 बार उत्तर पढ़ लीजिएगा, 3-4 बार, अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला कि रिचर्ड्स ने भाषा को कितने प्रयोग बताए हैं। तो इन्होंने 2 प्रयोग बताए, पहला वैज्ञानिक प्रयोग, दूसरा है रागात्मक प्रयोग। ठीक है, और I.A. रिचर्ड्स के प्रमुख ग्रंथ का नाम लिखिए। तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है फिलोसफी ऑफ द, क्या है, फिलोसफी ऑफ दी, ठीक है, रिटोरजी। तो ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला है कि I.A. रिचर्ड्स का पूरा नाम बताइए। तो इनका पूरा नाम है आइवर
आई से आइवर, ए पे आर्मस्ट्रॉन्ग और रिचर्ड्स पे तो रिचर्ड्स होता ही है, ठीक है। तो ये इनका पूरा नाम है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला जो है वो शब्दालंकार है, दूसरा अर्थालंकार है, और जो तीसरा आप लोगों के समझ प्रस्तुत है वो है उभयालंकार, ठीक है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम लिखिए, ठीक है। तो शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष और वक्रोक्त आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 ही पूछना, तो आप अनुप्रास और यमक लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यमक अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए। तो यमक अलंकार का उदाहरण आप लोग लिख दीजिएगा कि तो परवारो उर्वशी, सुनु राधिके जहाँ सजान, तू मोहन की उर्वशी, होए उर्वशी समान, ठीक है। जैसे कि एक इनका प्रसिद्ध, और मैं आपको आप जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कनक कनक 300 गुनी वाला, ठीक है, यह पावे बहुराय जगवा खावे बहुराय। तो इनका ये भी एक बहुत ही यमक अलंकार का बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि आप लोगों शायद 10th और 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन कौन से हैं। तो अलंकार संप्रदाय के समर्थक आचार्य भामा हैं, जयदेव जी हैं, आचार्य केशवदास जी हैं, ठीक है। तो ये हैं अलंकार संप्रदाय के समर्थक, ठीक है। और ये हैं अलंकार के भेद, जो कि आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। अभी तक एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अलंकार संप्रदाय के समर्थक जो है वो मैंने आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन है कि वक्रोक्त के कितने भेद हैं। तो वक्रोक्त के 6 भेद स्वीकार किए गए हैं। पहला वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्व, ठीक है, पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा है पद परार्ध वक्रता, और चौथा है वाक्य वक्रता, और पांचवा है प्रकरण वक्रता, और छठवा है प्रबंध वक्रता। तो ये कुछ प्रमुख वक्रोक्त के भेद हैं जिनको ध्यान रखेंगे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रंगमंच पर किसी भी पात्र की यानी किसी भी रोल की सर्वप्रथम पहचान उसकी रूप सज्जा पे की जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, लाइव, चाहे वो मूवी हो, चाहे कोई सीरियल चल रहा हो, या फिर नौटंकी हो रही हो, या फिर रामलीला हो रहा, शिवलीला हो रही हो, तो आपको उस पात्र से ही पता चल जाएगा, मतलब कि उसके रूप सज्जा से पता चल जाएगा कि वो उसका कौन सा पात्र है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि रामलीला आपने देखा होगा, तो अगर तीर बाण हाथ में है और पोशाक उनका जो धोती पहनते हैं, ठीक है, और ठीक है, तो वो पात्र सिंपल से आप जान जाएंगे कि राम लक्ष्मण का पात्र है। तो उसके बारे में आपको स्पष्टीकरण करना है बस, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे, रंगमंच पर किसी भी पात्र की सर्वप्रथम पहचान उसकी रूप सज्जा से होती है, ये तो क्लियर है। दर्शक यानी जो देखने वाले होते हैं, तो दर्शकों को पात्रों के बारे में सर्वप्रथम ज्ञात उनके देश, काल, अवस्था आदि उनके उचित आहार के द्वारा ही होता है। आहार के माध्यम से ही पात्र के किस देश का है, ठीक है, उसकी क्या स्थिति है, वह किस समय का है, इसका ज्ञान सहजता से हो जाता है। जैसे कि कोई भी इंसान है विदेश से आता, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये विदेशी, क्योंकि उसका जो रंग रूप, उम्र और उसके जो हेयर स्टाइल या फिर पोशाक है, ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी क्या स्थिति है, वह किस समय का है, इसका ज्ञान सहजता से हो जाता है। चूँकि समय परिवर्तनशील होता है, अतः समय अनुसार रहने का तरीका, उस समय की दिनचर्या, क्रियाकलाप, वस्त्र आभूषण आदि के माध्यम से पात्र के देश, काल, परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है। पात्र के देश, काल, परिस्थिति का ज्ञान होने के बाद ही पात्र के क्या और कैसे, किस वर्ण के वस्त्र होंगे, उसके अस्त्र शस्त्र कैसे होंगे, उसका केश विन्यास कैसा होगा आदि का जो निर्धारण है आहार के अंतर्गत होता है। यदि कोई नट या अभिनेता किसी नेता का पात्र करता है, तब वह भारतीय वेशभूषा के अनुसार कुर्ता पैजामा पहनेगा, ठीक, हाथ में घड़ी पहनेगा, सिर पर टोपी लगाएगा, तब कहलाएगा कि हाँ नेता है आदि। क्योंकि इस प्रकार वेशभूषा राजनेता की होती है। सन्यासी का पात्र करने पर वही नट लाल या केसरिया वस्त्र धारण करेगा, और साथ ही सिर पर जटाएं, गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला होगी, हाथ में कमंडल होगा, दंड की धारण करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, सन्यासी। उसके बाद युवराज और सेनापति के लिए आधे मुकुट का विधान है। इन सब वेशभूषाओं के अध्ययन से उस समय की सभ्यता पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उसके बाद कलाकार आंगिक, वाचिक एवं सात्विक अभिनय की सहायता से अपना अभिनय यानी कि अपना जो प्रोग्राम है, अभिनय है, जो मतलब कि जिसको आजकल आप लोग बोलते हैं सजना संवरना, ठीक है, मेकअप करना, अभिनय प्रस्तुत करता है। इसी कारणवश नाट्यकाल में तथा नृत्य में आहार अभिनय को साधारण महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि नाटक की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो कोई भी नाटक होता है तो उसमें कुछ विशेष चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना है कि क्या विशेषता है। तो पहली जो विशेषता है, नाटक का कथानक या विषय वस्तु एक प्रसिद्ध कथा या सत्य घटना पर आधारित होता है। तो कोई भी नाटक खेला जाता है, फिर कोई भी नाटक होता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई सत्य घटना या फिर कोई ना कोई पुरानी कथा होती है। ठीक है, तो उसी के आधार पर नाटक वो होता है। ठीक है, तो उसकी ये पहली विशेषता है। ठीक, वो कहीं ना कहीं एक प्रसिद्ध कथा या घटना हुई है। उसके बाद दूसरी विशेषता है कि इसका नायक रमणीय गुणों से युक्त एवं प्रसिद्ध वंश में जन्मा कोई राजा या दिव्य पुरुष होता है। तो सिंपल सी बात है, कोई नाटक अगर होगा तो उसमें जो मेन रोल होगा, ठीक है, यानी कि नायक होगा, यानी कि जो हीरो होगा वो या तो गरीब होगा या तो फिर एकदम अमीर ही होगा या तो अच्छे घराने से होगा, मतलब कि राजाओं के ज़माने से। ठीक है, या फिर ऐसा आपको मतलब कि प्रतीत होगा। ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं गरीब घर से या फिर अमीरी घर से या फिर किसी राजाओं के घर से। ये दूसरी विशेषता हो गई। अगली है कि इसका नायक एक भद्र प्रकृति का होता है, अर्थात नायक दान देने वाला होता है, कृतज्ञ, विद्वान, कुलीन, लक्ष्मीवान, लोगों के अनुराग का पात्र, रूप, यौवन एवं उत्साह से युक्त, तेजस्वी, चतुर एवं सुशील होता है। यानी कि पूरी तरह वो कॉन्फिडेंस होता है और एक्टिव होता है। सभी क्वालिटी आपको, जितनी भी कोई नाटक खेला जाता है फिर नाटक होता है, उसमें सभी चीज़ें जो नायक होता है मेन यानी हीरो होता है उसी के अंदर डाल दी जाती हैं। ठीक है, ताकि वो कुछ अलग पहचान से दिखे लोगों को। अगला विशेषता है कि नाटक का विभाजन अंकों में होना चाहिए। इसमें अंकों की संख्या कम से कम 5 एवं अधिक से अधिक 10 हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगली विशेषता है कि नाटक में मुख्य रस एक ही हो सकता है, वह श्रृंगार हो या फिर वीर रस। शेष सभी रस अंग रूप में अर्थात गौण रूप में रह सकते हैं। अंत में निर्वहन फंद में अद्भुत रस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगली जो विशेषता है कि अंक में क्रोध, प्रसाद, शोक, सपोत्सर्ग, विद्राह, विवाह तथा संभाग्य अद्भुत वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगली विशेषता है कि कथानक के स्वाभाविक विकास की दृष्टि से नाटक की 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं, जो है बीज, बिंदु, पाताका, प्रक्रिया एवं कार्य, तथा 5 कार्यावस्थाएं होती हैं, आरंभ, प्रयत्न या यत्न और प्रत्याशा, ठीक है, नियताप्त एवं फलागम। उसके बाद इसी तरह और भी कुछ विशेषताएं होती, तो आपकी परीक्षा में बस 4 से 5 विशेषता लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इस पीडीएफ में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नई कहानी की विकास यात्रा कब शुरू हुई? तो नई कहानी की विकास की यात्रा जो है 20वीं शताब्दी के छठे दशक से प्रारंभ हुई। सन 1955 में कहानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ठीक है, और जिसमें प्रकाशित होने वाली कहानियाँ परंपरागत कहानियों से कुछ अलग दिखाई पड़ी। तो इस तरह के और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो हम आपको पूरी पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं और उसका उत्तर दिया गया है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आप भैया 75 में 75 ला सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग अच्छे खासे नंबर से, यानी कि कुल मिला के 75 नंबर का जो पेपर होगा, इसमें से आप लोग कम से कम 40 से 50 नंबर आसानी से ला सकते हैं, यानी कि अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें जो भी प्रश्न और उत्तर दिए हैं उनको तैयार कर लीजिएगा। और प्लस जो मॉडल पेपर में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएंगे तो अच्छी बात, नहीं मिल रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से परचेज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी हेल्प जरूर हो जाएगी। पासिंग मार्क तो तय है। ठीक है, बाकी अगर जितना भी हो सकेगा हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो छात्र दोनों से ज्वाइन होने के बाद व्हाट्सअप ग्रुप पे हमें पर्सनल मैसेज करेंगे, उनको ये पीडीएफ सेंड कर देंगे क्वेश्चन आंसर वाली की। तो आप लोग इससे तैयारी कर लीजिएगा और ग्रुप से ज्वाइन होने के बाद पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें BA 5th सेमेस्टर हिंदी की फर्स्ट पेपर की PDF चाहिए। इतना लिखेंगे तो आपको हम सेंड कर देंगे, और यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख दिया करिए ताकि हमें पता चले कि कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं, उसी हिसाब से हम आपको स्टडी मटेरियल सेंड किया करें। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।